हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 60वीं 62वीं बीपीएससी में पूछे गए ज्योग्राफी के प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले हम हिस्ट्री और पॉलिटिकल के प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम भूगोल के प्रश्नों को हल करेंगे, इसलिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और हो सके तो इसको नोट कर लीजिए। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कणीय तत्व क्या है। ऑप्शन ए में है ठोस अवशिष्ट, बी में है वायु प्रदूषक, सी में है जल प्रदूषक, डी में है मृदा प्रदूषक और ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यहां पूछ रहा है कि कणीय तत्व क्या है। तो कणीय तत्व जो है वो वायु प्रदूषक होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। कणीय तत्व को अंग्रेजी में पार्टिकुलेट मैटर यानी इसी को शॉर्ट फॉर्म में पीएम कहते हैं। ये जो है वायु में निलंबित ठोस कणों और तरल बूंदों का मिश्रण होता है। ठीक है, जैसे धूल, धुआं, कालिख, परागन, ये सब जो है ये कणीय तत्व माना जाता है। ठीक है, इसे PM10 और PM2.5 के रूप में वर्गीकृत करते हैं। PM10 का मतलब होता है 10 माइक्रोमीटर और PM2.5 यानी 2.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसमें ये मुख्यतः वायु प्रदूषक होते हैं। देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है ये मुख्यतः वायु प्रदूषक होते हैं, क्योंकि ये हवा में सांस के साथ फेफड़ों में प्रवेश करके स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। इससे होने वाले रोग जैसे श्वसन रोग, हृदय रोग, कैंसर, ये सभी जो है कणीय तत्व यानी कि वायु प्रदूषक से जो होते हैं। ठीक है, यह ठोस अवशिष्ट, जल प्रदूषक या मृदा प्रदूषक नहीं है, बल्कि वायुमंडलीय प्रदूषण का एक प्रमुख घटक है। इसके मुख्य स्रोत है वाहन, उद्योग, निर्माण या जलावन, ये सब कणीय तत्व का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है प्रेरी, बी में दिया हुआ है पंपास, सी में है वेल्ड, डी में है स्टेफीज और ई में उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को जो है वो पंपास कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि देखिए दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। यह विशाल घास के मैदान मुख्यतः अर्जेंटीना, उरुग्वे और दक्षिण ब्राजील के कुछ भागों में फैले हुए हैं। ठीक है, ये तीनों देश याद कर लीजिए कि पंपास किस किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो अर्जेंटीना में, उरुग्वे में और दक्षिणी ब्राजील में। पंपास जो है उपजाऊ मिट्टी है, यानी यहाँ पर जो है गेहूं, मक्का, सोयाबीन और पशुपालन के लिए महत्वपूर्ण भूमि माना जाता है। अब देखिए इस ऑप्शन में प्रेरी था। देखिए प्रेरी जो है वो उत्तरी अमेरिका का है, जैसे कनाडा या यूएसए में। ठीक है, इसके घास के मैदान को क्या कहते हैं, प्रेरी कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड्स कहते हैं। ठीक है, और मध्य एशिया जिसमें रूस, कजाकिस्तान, इन सभी के घास के मैदान को स्टेपीज कहते हैं। आप इन तीनों को याद कर लीजिए। पंपास कहा जाता है दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को, प्रेरी कहा जाता है उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को, वेल्ड कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को और स्टेपीज कहा जाता है मध्य एशिया के घास के मैदान को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रेट ब्रिटेनियन मरुस्थल कहां स्थित है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, बी में है भारत, सी में है मिस्र, डी में है उत्तरी अफ्रीका और ई में दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ग्रेट ब्रिटेनियन मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि ग्रेट ब्रिटेनिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भागों में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3,48,750 वर्ग किलोमीटर है। यह गिब्सन मरुस्थल से नुलरबोर मैदान तक विस्तृत है। यह 1875 में ब्रिटिश खोजकर्ता अर्जेंट्स गाइड्स द्वारा रानी विक्टोरिया के नाम पर नामित किया गया था। तो देखिए ये भी सवाल कई बार पूछ दिया जाता है, ग्रेट ब्रिटेनिया मरुस्थल की खोज किसने किया था। तो अर्नेस्ट गाइड्स ने। ये कहां के निवासी थे, तो ये ब्रिटेन के निवासी थे। ठीक है, और इन्होंने जब इस चीज को खोज किया यानी ग्रेट ब्रिटेनिया मरुस्थल का खोज किया तो इन्होंने ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया के नाम पर ही इसको नामांकन कर दिया। उसी प्रकार भारत में थार मरुस्थल है, मिस्र में जो है सहारा मरुस्थल है और उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कोयला खनन, बी में है तांबा खनन, सी में है सोना और डी में है वानिकी और ई में उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए कुलगाड़ी जो है वो सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए कुलगाड़ी के बारे में और थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। देखिए कुलगाड़ी जो है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जो 1890 के दशक में गोल्ड रश के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ सोने के खनन प्रमुख क्रिया रही है। ठीक है, आपको बताए थे कि सोना के खनन जो है यहाँ
प्रमुख रूप से होते थे। कुलगार्डी और निकटवर्ती कलगुर्ली क्षेत्र विश्व के प्रमुख सोना उत्पादक क्षेत्रों में से एक है, जहां सोने की खदानें सक्रिय है। ठीक है, ये दोनों क्षेत्र का नाम याद रख लीजिए, दोनों ऑस्ट्रेलिया में ही है, कुलगार्डी और कलगुर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों को उद्योग से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, एक तरफ दिया हुआ है स्थान और दूसरी तरफ उद्योग उससे संबंधित है, तो इसमें जो है कौन सा जगह किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसी को मिलाना है। तो देखिए, ए में दिया हुआ है बेंगलुरु, तो बेंगलुरु जो है वो वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ए का हो जाएगा 3। और उसी प्रकार कोरबा जो है वो एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है, बी का 4 हो जाएगा। और जमशेदपुर जो है वो लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, यानी सी का 1 हो जाएगा। और मलाज खंड जो है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, यानी डी का हो जाएगा 2। ठीक है, यानी ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2। तो ये देखिए डी ऑप्शन में मिल रहा है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। और देखिए इसके विषय में विस्तार से समझ लेते हैं। देखिए, बेंगलुरु जो है वो वायुयान के लिए प्रसिद्ध है, यहां पर एरोस्पेस इंडस्ट्री प्रमुख रूप से जो है कार्य करती है। जैसे HAL, इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यहां इसका जो है इसका मुख्यालय कहां है, बेंगलुरु में है। ठीक है, और कोरबा जो है वो मुख्य रूप से एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है, और जमशेदपुर जो है वो लोहा इस्पात के लिए प्रमुख रूप से जो है प्रसिद्ध है, और मलाज खंड जो है वो तांबा के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है काला सागर, बी में है पीला सागर, सी में है भूमध्य सागर और डी में है मृत सागर, और ई में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, कह रहा है कि सबसे ज्यादा लवण किसमें पाया जाता है, यानी सबसे ज्यादा नमकीन यानी लवणीय भाग जो है किसमें है, तो ये सबसे ज्यादा लवणता जो है वो मृत सागर में पाया जाता है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में और विस्तार से समझ लेते हैं। देखिए, मृत सागर में औसत लवणता सर्वाधिक होती है, जो लगभग 300 से 340 ग्राम प्रति किलोग्राम, 30 से 34% या 300 से 340 पीपीटी है। यह विश्व के सामान्य महासागर से 8 से 10 गुना अधिक है। देखिए, यह चीज याद रख लीजिए कि यहाँ पर कितना पीपीटी है, ये पीपीटी क्या है, ये लवणता को मापने वाला पैमाना है। ठीक है, तो इसमें यहाँ यानी मृत सागर की लवणता जो है वो 300 से 340 पीपीटी है, जबकि सामान्य महासागरों में 35 पीपीटी है, तो यानी इससे जो है 10 गुना अधिक है। आगे देखिए कि लिखा हुआ है कि यह एक अंतर्देशीय खारा झील है, यहाँ उच्च वाष्पीकरण और नदी जल की कमी के कारण लवणता बहुत बढ़ जाती है। इसके तुलना में काला सागर में जो है वो 17 से 18 पीपीटी है, पीला सागर में लगभग 30 से 33 पीपीटी है, और भूमध्य सागर में 38 पीपीटी है, जबकि मृत सागर में कितना है, 300 से 340 पीपीटी। तो सबसे ज्यादा लवणता कहां पाया जाता है, तो मृत सागर में। ठीक है, बाकी भी आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहां तांबा उद्योग स्थापित है। ऑप्शन ए में है तारापुर, बी में है टीटागढ़, सी में है रांची और डी में दिया हुआ है खेतड़ी, और ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से। तो देखिए, तांबा का उद्योग जो है वो खेतड़ी में स्थापित है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि खेतड़ी जो है वो राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है, जहां हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स स्थापित है। ये भी चीज याद कर लीजिए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहां स्थापित है, तो खेतड़ी में। यह भारत की प्रमुख तांबा खनन एवं प्रसंस्करण केंद्र है, जिसमें खदानें, कोलिहान, खेतड़ी माइन, ये दोनों याद कर लीजिए, कंसंट्रेटेड प्लांट और रिफाइनरी भी शामिल है। यह क्षेत्र अरावली पर्वत श्रृंखला में तांबा के बड़े भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए ऑप्शन में दिया हुआ था, तो तारापुर जो है वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, यहां पर जो है परमाणु संयंत्र के लिए ये जाना जाता है। टीटागढ़ में जो है ये जूट का मिल और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और रांची जो है वो स्टील के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। ऑप्शन ए में है महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग, बी में है प्रमुख वायु मार्ग, सी में दिया हुआ है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, डी में है स्वर्ण व्यापार का मार्ग, और ई में उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज भारत की एक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना यानी NHDP का पहला चरण है। इसे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 1999 में शुरू किया और 2001 से निर्माण कार्य आरंभ हुआ।
यह 5,846 किलोमीटर लंबा बहु लेन राजमार्ग नेटवर्क है जो भारत के चार प्रमुख महानगर जैसे दिल्ली उत्तर में और पश्चिम में मुंबई, दक्षिण में चेन्नई और पूर्व में कोलकाता, इसको जो है चतुर्भुज आकार से जोड़ता है। ठीक है, तो देखिए इसमें याद रखने वाली बात जो है वो है कि इसकी लंबाई कितना है, ये कई बार पूछा गया है। तो 5,846 किलोमीटर ये इस राजमार्ग की लंबाई है। ठीक है, इसका शुरुआत जो है 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ था और 2001 में इसका निर्माण कार्य आरंभ हुआ। इस राजमार्ग में चार प्रमुख महानगर जुड़ते हैं जो इस प्रकार है कि उत्तर में दिल्ली, पश्चिम में मुंबई, दक्षिण में चेन्नई और पूर्व में कोलकाता। ठीक है, यह परियोजना NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहां संकेंद्रित है? ऑप्शन ए में है दक्षिण भारत, बी में है उत्तर पश्चिमी भारत, सी में दिया है उत्तर पूर्वी भारत और डी में है उत्तर भारत और ई में दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए द्रविड़ियन प्रजाति जो है वो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। देखिए द्रविड़ियन प्रजाति भारत की प्रमुख नस्ली समूहों में से एक है। इसकी मुख्य विशेषता है गहरी त्वचा, घुंघराले बाल, चौड़ा नाक, मध्यम कद और चौड़ा चेहरा। यह प्रजाति मुख्य रूप से दक्षिण भारत जिसमें तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और तेलंगाना इस क्षेत्र में जो है ये ज्यादातर पाया जाता है। यहाँ द्रविड़ भाषाएं बोली जाती है। अब देखिए द्रविड़ भाषा में कौन कौन शामिल है, तो द्रविड़ भाषा में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये सभी जो है द्रविड़ भाषा माना जाता है। ठीक है, यह प्राचीन ऑस्ट्रेलियाई और प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई तत्वों से प्रभावित मानी जाती है। उत्तर भारत में आर्यन या इंडो आर्यन, उत्तर पश्चिम में इंडो आर्यन ईरानी मिश्रण और उत्तर पूर्व में मंगोलियाइड प्रभाव का प्रमुख रूप से है। इस प्रकार द्रविड़ियन प्रजाति का मुख्य केंद्र जो है वो दक्षिण भारत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है फलानी पहाड़ी, बी में दिया हुआ है अन्नामुड़ी पहाड़ी, सी में है नीलगिरी पहाड़ी और डी में है शेरबोराय पहाड़ी और ई में उपरोक्त में से कोई नहीं हो या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलता है वो है नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। देखिए नीलगिरी पहाड़ियां वह स्थान है जहां पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी आपस में मिलते हैं। ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिए, कई बार इस सवाल को पूछा गया है। ठीक है, यह दक्षिण भारत के में तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की सीमा पर स्थित है। नीलगिरी पठार पूर्वी घाट की पूर्वी दिशा से और पश्चिमी घाट की पश्चिमी दिशा से जुड़कर एक पर्वतीय ग्रंथि बनाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बोटा, ये कई बार इस सवाल को पूछा गया है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो दोदा बोटा है। इसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। ठीक है, अन्नामुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है लेकिन यह मिलन बिंदु नहीं है। ठीक है, अन्नामुड़ी पश्चिमी घाट पे है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कितना है 2695 किलो। पलानी और सेबराय जो है वो पूर्वी घाटी के हिस्से हैं, लेकिन यहाँ सवाल पूछ रहा है कि कौन सा पहाड़ी जो है जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आपस में मिल जाता है। नीलगिरी की पहाड़ी जो है वो स्थान है जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में आकर मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। ऑप्शन ए में हिमाचल प्रदेश, बी में असम, सी में जम्मू कश्मीर, डी में मेघालय और ई में उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य जो है वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र प्रमुख क्षेत्र है जहां केसर की व्यावसायिक खेती होती है। यह मुख्य रूप से पुलवामा जिले के पंपोर क्षेत्र में की जाती है, जिसे केसर की घाटी या केसर की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, कश्मीरी केसर विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है और अपनी गहरी लाल रंगत, तीव्र सुगंध और उच्च गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। भारत में कुल केसर का उत्पादन लगभग 20 से 23 टन प्रति वर्ष होता है, जो जम्मू कश्मीर से ही आता है। 2024-25 का आंकड़ा है कि यहां से सिर्फ 19.58 टन जो है उत्पादन हुआ था। ठीक है, अन्य राज्य जैसे हिमाचल, असम, मेघालय में भी होता है लेकिन बहुत सीमित मात्रा में। सबसे ज्यादा जो है वो जम्मू कश्मीर में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहां मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। ऑप्शन ए में है हरिद्वार, बी में है ऋषिकेश, सी में है रुद्रप्रयाग और डी में है देवप्रयाग और ई में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं है और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए वैसा जगह, तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि किस नगर में अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिल करके वहां से गंगा नदी बनता है, तो ये जो है देवप्रयाग, यानी देवप्रयाग में
अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदी आकर मिलती है और यहीं से जो है ये नदी गंगा नदी कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि देवप्रयाग उत्तराखंड का वह स्थल है जहां भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती है और इसी के संयोजन से गंगा नदी का नामकरण होता है। ठीक है, तो देखिए भागीरथी कहां से निकलती है ये भी देखिए पूछ यहां दिया गया है। भागीरथी जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है, जबकि अलकनंदा जो है भागीरथी क्षेत्र से आने वाली है। ये दोनों नदियां जो है देवप्रयाग में आकर मिलती है और यहां पर जब दोनों का संगम होता है तो वही आगे चल करके गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। यहां से आगे गंगा को आधिकारिक रूप से गंगा कहा जाता है। ठीक है, हरिद्वार भी गंगा का प्रमुख घाट है लेकिन ये मिलन स्थल नहीं है। आगे दिया हुआ है ऋषिकेश। ऋषिकेश देवप्रयाग के बाद गंगा का प्रवाह है और रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी का मिलन स्थल है। ठीक है, देखिए ये सवाल भी कई बार पूछा गया है कि अलकनंदा और मंदाकिनी का मिलन स्थल क्या है, तो वो रुद्रप्रयाग है। जबकि देवप्रयाग में कौन कौन मिलते हैं, भागीरथी और अलकनंदा। वहीं पर अलकनंदा और मंदाकिनी जो है वो रुद्रप्रयाग पे मिलते हैं। देवप्रयाग को गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है जहां दो प्रमुख धाराएं एक होकर के गंगा नदी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है। ऑप्शन ए में है हेमेटाइट, बी में है सीडेराइट, सी में है लिमोनाइट और डी में है मैग्नेटाइट और ई में दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए बैलाडीला में जिस लौह अयस्क का उत्खनन होता है वो है हेमेटाइट। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। बैलाडीला जो है वो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है और ये भारत की प्रमुख लौह अयस्क खदान जहां एनएमडीसी यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा उच्च गुणवत्ता वाला हेमेटाइट अयस्क का खनन होता है। यहाँ यह अयस्क मुख्यतः ब्लू हेमेटाइट, स्टील ग्रे हेमेटाइट का प्रकार का है जिसमें लोहे की मात्रा लगभग 60 से 69% तक होती है। यह एशिया की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खदान है और जापान, कोरिया आदि को निर्यात करता है यहाँ से। तो देखिए ये सवाल अगर ये पूछा जाए कि बैलाडीला जो लौह अयस्क का खनन क्षेत्र है वो कहां पर है, तो छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ पर किस प्रकार के अयस्क का उत्खनन होता है, तो ये हेमेटाइट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन ए में है बागमती, बी में है घाघरा, सी में है गंडक और डी में है कमला और ई में उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए तेल नदी जो है ये महानदी का सहायक नदी है लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है, तो इस प्रकार इसका आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और देखिए इसके विषय में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। तेल नदी जो है वो महानदी का प्रमुख सहायक नदी है। यह ओडिशा में बहती है, कोरापुटा जिले से निकलती है और सोनपुर के निकट महानदी में मिलती है। इसकी लंबाई लगभग 296 किलोमीटर है। यह महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। बागमती, घाघरा, गंडक, कमला ये सभी जो है गंगा नदी के सहायक नदी है। ठीक है, ये कई बार सवाल पूछा गया है, ये सबको याद कर लीजिए। बागमती, घाघरा, गंडक, कमला ये सभी जो है गंगा नदी के सहायक नदी है, जबकि तेल नदी जिसके विषय में पूछा गया है वो महानदी का सहायक नदी है। ठीक है, और तेल नदी कहां बहती है, तो ओडिशा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। ऑप्शन ए में दिया है ऊपरी गंगा नहर, बी में है त्रिवेणी नहर, सी में है शारदा नहर और डी में है पूर्वी यमुना नहर और ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। जिस नहर प्रणाली से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है वो है त्रिवेणी नहर। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि त्रिवेणी नहर जो है बिहार में सिंचाई के लिए प्रमुख नहर प्रणाली है। यह गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर बैराज से निकाली गई है। ठीक है, तो यानी यदि ये पूछा जाएगा कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर है, तो ये गंडक नदी पर बना हुआ है, वाल्मीकि नगर बैराज पर से निकाली गई और मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले में 1 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को यह सिंचित करती है। ठीक है, यह गंडक परियोजना का हिस्सा है और उत्तर बिहार विशेष करके चंपारण और गोपालगंज में सिंचाई प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। ऑप्शन ए में है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, बी में है कैमूर पठार, सी में है नवादा पहाड़ी प्रदेश, डी में है राजगीर पहाड़ी प्रदेश और ई में उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए वैसे भू आकृति जिसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है तो वो है सोमेश्वर पहाड़ी की श्रेणी, तो यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग मुख्य रूप से सोमेश्वर पहाड़ी की श्रेणी और नेपाल की तराई से घिरा हुआ है। तो देखिए उत्तर पश्चिमी भाग में कौन कौन से आते हैं, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण के क्षेत्र।
ये जो है सोमेश्वर की पहाड़ी की श्रेणी और नेपाल की तराई से घिरा हुआ है। यह श्रेणी शिवालिक पर्वतमाला का हिस्सा है, ठीक है, जो बिहार नेपाल की सीमा पर स्थित है। सोमेश्वर पहाड़ी की श्रेणी जो है वो बिहार को उत्तर पश्चिमी सीमा को प्राकृतिक रूप से घेरती है और यहाँ से गंडक, बागमती आदि नदियां जो है तराई क्षेत्र में प्रवेश करती है। कैमूर पठार जो है वो दक्षिण पश्चिमी बिहार में स्थित है, जबकि नवादा पहाड़ी प्रदेश जो है वो दक्षिणी भाग यानी नवादा में पड़ता है। राजगीर पहाड़ी प्रदेश जो है वो मध्य बिहार विशेष करके नालंदा और राजगीर के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है। ऑप्शन ए में है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77, बी में दिया हुआ है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 84, सी में दिया हुआ है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85, डी में दिया हुआ है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 और ई में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए कई जगह जो है इसका आंसर सी दे रहा है और कई जगह इसका आंसर ई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका कारण क्या है, इसको हम डिस्कशन में हम बता देंगे। यदि वर्तमान दृष्टि से इसको देखा जाए तो इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है, और यदि अगर पुराने अर्थ पे देखा जाएगा तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85। अब देखिए ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं इसके विषय में हम विस्तार से बता देते हैं। देखिए छपरा और गोपालगंज को जोड़ने वाली जो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है वो उसकी संख्या 85 है। चूंकि यहाँ पर तो दिया हुआ है कि 85 है लेकिन ये पुरानी संख्या है, ठीक है। इसका नया नाम जो है दे दिया गया है NH 531, जबकि ये ऑप्शन में नहीं था। यदि ये वर्तमान के सवाल में पूछा जाए कि छपरा और गोपालगंज को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है तो वो NH 531 होगा। और देखिए इसके विषय में थोड़ा और बता देते हैं कि NH 85 जिसका नया नाम NH 531 कर दिया गया है, ये छपरा, सिवान, गोपालगंज मार्ग से गुजरता है, ठीक है। इसकी लंबाई 93 से 95 किलोमीटर है। NHAI और MORH दस्तावेज में इसे NH 85 के रूप में उल्लेखित किया गया है, लेकिन वर्तमान में यह 531 के रूप में जाना जाता है। इसीलिए हम बताए थे कि कई जगह इसका आंसर NH 85 दिया गया है और कई जगह इसका आंसर इनमें से कोई नहीं दिया गया है। तो ये सवाल कंफ्यूजन का आपको कब खत्म होगा, यदि ऑप्शन में NH 85 दिया हुआ है और इनमें से कोई नहीं दिया है तो NH 85 हो जाएगा, लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित जिले में 2001 से 11 के दौरान कहां सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है किशनगंज, बी में है अररिया, सी में है मधेपुरा और डी में है खगड़िया, ई में उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए 2001 से 2011 के दौरान जहां सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है वो है मधेपुरा, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में 2001 से 11 के 10 की वृद्धि इस रूप में दिया गया है। तो मधेपुरा में सबसे अधिक हुआ है, मधेपुरा में 30.65% से 31.12% की वृद्धि हुई है, ठीक है, इसको सर्वाधिक वृद्धि माना गया है, ठीक है। इसके बाद किशनगंज में 30.40% से 30.44% तक वृद्धि पाई गई है। इसके बाद है अररिया में 30% से 30.25% तक की वृद्धि पाई गई है। इसके बाद खगड़िया में 29.46% से 30.19% की पाई गई है। तो इस प्रकार मधेपुरा में वृद्धि दर सबसे अधिक रही, जो इन 4 जिलों में सबसे सर्वोच्च है। यह उत्तर पश्चिमी बिहार के सीमावर्ती जिलों में से उच्च जन्म दर और सामाजिक आर्थिक कारणों से जुड़ा हुआ है। यानी कि एक चीज और दिया गया है कि बिहार की कुल जनसंख्या की वृद्धि दर जो है वो 25.07 से 25.42% तक थी। इस चीज को भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है। ऑप्शन ए में है मोतीपुर, बी में है बाजारी, सी में है भागलपुर, डी में है डालमिया नगर और ई में दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए रेशम के वस्त्र का उत्पादक केंद्र जो है वो भागलपुर है, ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। भागलपुर बिहार का प्रमुख रेशम उत्पादक केंद्र है, ठीक है, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इस वजह से इसको सिल्क सिटी या रेशम नगरी भी कहा जाता है। यहाँ मुख्य रूप से टसर सिल्क और अन्य रेशमी वस्त्रों का उत्पादन होता है, ठीक है। भागलपुर में 25,000 से अधिक हैंडलूम और 35,000 से अधिक बुनकर कार्यरत है। इसका वार्षिक व्यापार 100 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें निर्यात भी शामिल है। यह उद्योग 200 वर्ष पुराना है और तसर रेशम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए कि तसर रेशम
विश्व प्रसिद्ध कहां पर उत्पादित होता है, तो वो बिहार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहां स्थित है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है मधेपुरा, बी में है जमालपुर, सी में है हरनौत और डी में दिया हुआ है मोकामा और ई में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जो है वो मोकामा में स्थित है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, जिसे BWEL भी कहते हैं, इसका मुख्य उत्पादन संयंत्र जो है वो मोकामा में स्थित था। ठीक है, यह पटना जिले में गंगा नदी के किनारे है और कंपनी ने यहाँ रेलवे बैगन, स्टील फैब्रिकेशन एवं हैवी इंजीनियरिंग उत्पादनों का निर्माण किया। कंपनी की मुख्यालय पटना में था, लेकिन उत्पादन सुविधाएं मोकामा और मुजफ्फरपुर में थी। यह कंपनी 1978 में स्थापित हुई और 2017 में घाटे के कारण बंद कर दी गई। तो यह था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।